mainly deals with interconversion of chemical energy into electrical energy and vice versa. ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली यही चीज हम लोग पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी को कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इन्हीं दोनों को कैसे आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे ये दोनों प्रोसेस या ये दोनों एनर्जी, इसी को हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, और इसमें कुछ कैलकुलेटिव पार्ट भी आएगा, कैसे हम लोग ईएमएफ निकालेंगे, तो वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको लिख लो पहले, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हो गया? हेलो? हाँ सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको एक हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक अपैरेटस ले लिए, बीकर, और इसमें मान लो ये है CuSO4 का सॉल्यूशन है। CuSO4 का कलर क्या होता है बताओ तो? ब्लू। ब्लू। हाँ, तो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, CuSO4 है। अब CuSO4 के सॉल्यूशन में सॉल्यूशन है, इसमें एक जिंक का रॉड हम लोग प्लेस कर दिए हैं। ये है मेटालिक रॉड, जिंक का रॉड रख दिया। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है t=0 पे, मतलब जस्ट स्टार्टिंग में ये है। आफ्टर सम टाइम क्या देखोगे, आफ्टर एट टाइम t पे ये देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है ठीक है, बताओ तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन क्या देखोगे आफ्टर टाइम t, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएगा यहाँ पे? जिंक सल्फेट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हम लिख रहे हैं, अब एट टाइम t क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखा गया। तो ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि शुरुआत में जब t=0 पे, ठीक है, t=0 पे क्या था, जिंक रॉड को रखे थे और इस सॉल्यूशन में सिर्फ कॉपर का आयन हमको मिलेगा। मेटालिक आयन अगर हम लोग ढूंढे, CuSO4 किस में टूटेगा, Cu2+ और SO4 2- में ब्रेक होगा ना, यहाँ पे Cu2+ और SO4 2-, ये आयनिक कंपाउंड है तो अपने आयंस में तो ये ब्रेक होगा ही, एक्वस सॉल्यूशन अगर लिए तो इसमें अगर तुम इस सॉल्यूशन में अगर देखोगे तो मेनली सिर्फ स्टार्टिंग में जब हम लोग सॉल्यूशन लिए थे CuSO4 का, तो उसमें सिर्फ कॉपर के आयंस मिलेंगे तुमको, मेटालिक आयंस में। जिंक का आयन मिलेगा क्या उसमें स्टार्टिंग में? नो सर। नहीं मिलेगा। लेकिन एट टाइम t पे जब ये सॉल्यूशन का टेस्ट किया जाता है तो इस सॉल्यूशन में ऑब्जर्व किया जाता है कि देखो इस सॉल्यूशन में कॉपर का आयन तो है ही, प्लस जिंक का आयन भी मिल रहा है, Zn2+ का आयन भी मिल रहा है। और एक और ऑब्जर्वेशन की शुरुआत में जो जिंक रॉड लिए थे ये थिकनेस इसका ज्यादा था, लेकिन जब टाइम t पे ऑब्जर्व किया गया तो इसका थिकनेस क्या हो गया, थिकनेस क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। जिंक रॉड क्या होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि एट t पे ये ऑब्जर्वेशन लिख रहा है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है शुरुआत में जो टेम्परेचर था उससे ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, तभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। बिना केमिकल रिएक्शन के होगा क्या टेम्परेचर, बढ़ेगा क्या? नो सर। नहीं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी जो है कौन सा एनर्जी में, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो केमिकल एनर्जी कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है बताओ तो? थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसका ऑब्जर्वेशन लिखते जाओ साथ साथ में। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा गया, द फाइनल सॉल्यूशन
final solution will give the test for Cu2 plus as well as Zn2 plus ions. ये बात समझ में आ रहा है कि जो फाइनल सॉल्यूशन है, मतलब T इक्वल टू T पे जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है, उस सॉल्यूशन में कॉपर का आयन भी मिल रहा है और Zn2 प्लस का आयंस भी मिल रहा है। शुरुआत में सिर्फ कॉपर आयंस ही था उसमें, लेकिन बाद वाले सॉल्यूशन में दोनों का आयंस प्रेजेंट है, मतलब ऑब्वियसली वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा चौथा तो वहाँ ऑब्जर्वेशन टेस्ट ये क्यों देखा लिखने गया, विल गिव द टेस्ट? हाँ तो इसका आयंस का टेस्ट ही करते हैं ना हम लोग, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कॉपर का आयन है, तो उसको कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा ना। लैब में करते होगे ना, जैसे केटायन एनायन सॉल्ट एनालिसिस करते हो ना, सॉल्ट एनालिसिस वाला किए हो कि नहीं एक्सपेरिमेंट अभी तक? सर उसका नॉन स्कूलिंग है। अच्छा ठीक है, तो लैब में जो करते होगे, लैब में सॉल्ट एनालिसिस कराया जाता है या नहीं? हाँ सर कराया जाता है। तो उसमें केटायन एनायन का अलग अलग टेस्ट होता है, तो वही चीज है यहाँ पे, कॉपर का टेस्ट अलग होगा, जिंक का टेस्ट अलग होगा, तो दोनों को टेस्ट के थ्रू ही आइडेंटिफाई करेंगे। चौथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर डिक्रीजेस। शुरुआत में जो ब्लू कलर का इंटेंसिटी था और बाद में फाइनल T इक्वल टू T पे जो ब्लू कलर का इंटेंसिटी मिलेगा, ऑब्वियसली बाद वाला क्या होगा, इंटेंसिटी उसका धीरे धीरे कम होते जाएगा, कम होगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली उस सॉल्यूशन में सिर्फ कॉपर तो रहेगा नहीं, क्योंकि जिंक के आयंस भी आते जा रहे हैं, तो अगर जिंक के आयंस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्लू कलर का इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम it becomes constant at the time of equilibrium। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, धीरे धीरे तो वो डिक्रीज करेगा, लेकिन जब एक इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंचेगा, जब फर्दर मतलब और जिंक के आयंस उसमें नहीं आ पाएंगे, उसके बाद वो इंटेंसिटी ब्लू कलर का क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे वो इंटेंसिटी इसका कांस्टेंट हो गया। और एक और चीज, फिफ्थ, कि मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। ये क्लियर है? सारा ऑब्जर्वेशंस नोट करते जाओ साथ में ही। सर वो कॉपर का प्रेसिपिटेट है। कॉपर का प्रेसिपिटेट नहीं, कॉपर डिपॉजिट होते जाएगा ना। यहाँ किस टाइप का रिएक्शन हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक का मास क्यों घट रहा है? जिंक का मास घटेगा नहीं, उसमें डिसॉल्व हुआ इसलिए। तो जिंक के आयंस क्या होते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे एक्चुअली आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मतलब ऑब्वियस ये पढ़े होगा ना, जिंक और रॉड अगर हम लोग रखेंगे कॉपर सल्फेट, तुम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़े हो ना। हाँ हाँ तो वही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं हम लोग। Zn प्लस CuSO4 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस कॉपर निकल जाएगा ना, ऑब्वियसली जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है, ये डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ये ZnSO4 अगर बन रहा है, तो ZnSO4 में जो जिंक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जिंक के रॉड से ही तो निकल रहा है ना। जिंक के आयंस जो निकल रहे हैं वो जिंक के रॉड से ही निकल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर जिंक के रॉड से आयंस बाहर निकलेंगे तो उसका मास तो धीरे धीरे कम होते जाएगा, और रॉड धीरे धीरे क्या होते जाएगा, पतला होते जाएगा, और नीचे कॉपर का ये कॉपर मेटल नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहा है, दिख रहा है ना, कॉपर धीरे धीरे डिपॉजिट होते जा रहा है, मतलब कॉपर के आयंस सॉल्यूशन में कम होते जा रहे हैं, मतलब कॉपर जो है रिड्यूस होके वो किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे आगे क्या हो रहा है, तो ये पहले नोट करो, इसको रिडॉक्स से कैसे रिलेट करेंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नोट हो गया, लिख लिया इसको? यस सर। बताओ जल्दी, हो गया ना, आगे बढ़े? चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ ये
फैक्ट ये मेंशन करो, ये फैक्ट लिखो कि whenever a metal is placed in contact with its ion, ये फैक्ट है, ठीक है। टू अपोजिंग टेंडेंसीज अराइजेस, ठीक है। तो जब भी किसी मेटल को अगर हम लोग प्लेस करेंगे आयन के साथ, उसके आयन के साथ, तो दो अपोजिंग टेंडेंसीज अराइज होता है। एक होता है सॉल्यूशन प्रेशर और दूसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सॉल्यूशन प्रेशर मतलब ये होता है डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन उससे कम हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और दूसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेशन। तो इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये फैक्ट है। कभी भी किसी भी मेटल को उसके आयनिक सॉल्यूशन में अगर हम लोग प्लेस करेंगे तो हमेशा दो टेंडेंसी अराइज होता है। एक इलेक्ट्रोनेशन होता है जिसको कि ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है, और दूसरा होता है सॉल्यूशन प्रेशर, जिसका मतलब हुआ डी इलेक्ट्रोनेशन। तो ये ध्यान रखना। उसको खुद के आयन के साथ सर उसको कांटेक्ट करेंगे तो हाँ, खुद के आयन के साथ रखेंगे। मतलब जिंक का रॉड है तो सॉल्यूशन भी हमको जिंक का ही लेना होगा, जिंक के ही किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे। कॉपर का अगर आयन लिए हैं तो कॉपर का ही कोई हम लोग, अगर कॉपर का रॉड लिए हैं तो कॉपर का ही आयन हमको रखना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दो टेंडेंसी से राइज होता है, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर को हम लोग ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोला जाता है? रिडक्शन बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेशन या फिर इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले प्रोसेस को हम ये तो पढ़े हो ना रिडॉक्स में, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें दो केस ले रहे हैं हम लोग। पहला केस ले रहे हैं केस 1 कि व्हेन, अब देखो ये दोनों टेंडेंसी बराबर नहीं होगा हमेशा। दोनों टेंडेंसी में ऐसा नहीं है कि दोनों टेंडेंसी इक्वल होता है। दोनों टेंडेंसी में कोई एक टेंडेंसी जो होगा ज्यादा होगा और कोई एक टेंडेंसी कम होगा। तो उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे केस बना रहे हैं। तो पहला केस ले रहे हैं कि व्हेन मेटल हैज मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। पहला केस हम लोग ये ले रहे हैं कि उस केस में मेटल का ज्यादा टेंडेंसी क्या है? ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी। ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी मतलब कौन सा प्रेशर ग्रेटर होगा बताओ तो? सॉल्यूशन प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर? बोलो। सॉल्यूशन प्रेशर। हाँ, क्योंकि मेटल का टेंडेंसी ज्यादा क्या है? ऑक्सीडाइज होने का है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का अगर टेंडेंसी होगा तो उस केस में सॉल्यूशन प्रेशर जो होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। तो पहला केस हम लोग यही कंसिडर कर रहे हैं कि जब मेटल का टेंडेंसी जो होगा उस ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी रिड्यूस होने से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा? तो उसमें हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं वही जिंक वाला, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे केस 1 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जिंक रॉड ले रहे हैं। तो ये बताया गया है जिंक रॉड अगर हम लोग ले रहे हैं तो सॉल्यूशन भी हमको किसका लेना होगा बताओ? जिंक का ही कोई सॉल्यूशन लेना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें ZnSO4 सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है। ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएगा इस केस में? हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर मेटल का एक केस हम लोग ले रहे हैं कि जब मेटल का टेंडेंसी जो है ऑक्सीडाइज होने का ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइज होने का ज्यादा है तो कौन सा प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा बताओ? सॉल्यूशन प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर? बोलो जल्दी बोलो। सॉल्यूशन प्रेशर।
सॉल्यूशन प्रेशर। तो इस टाइप के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर दिस टाइप, लिखते जाना है इसमें साथ साथ ही, फॉर दिस टाइप सॉल्यूशन प्रेशर is greater than osmotic pressure। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, मतलब मेटल का टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने का ज्यादा हो गया रादर देन रिड्यूस होने का। रिड्यूस होने से ज्यादा टेंडेंसी क्या चीज का है, ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी है। उसी केस में सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा चीज, अब देखो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज होगा तो बताओ तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन। लॉस। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा होगा कि जिंक का रॉड जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट होते जा रहा होगा बताओ, Zn2+ में। तभी तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जिंक के रॉड से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से क्या होगा, वो जिंक आयंस में कन्वर्ट होते जा रहा होगा। तभी तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर होते जा रहा है, ये जिंक के रॉड से इलेक्ट्रॉन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते जा रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे इसी फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेगा, और जिंक का जो आयंस बन रहा है Zn2+ जो बनेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Zn2+ आयंस मिलेगा हमको। Zn2+ आयंस क्या होगा, इस मेटालिक रॉड से निकल के कहाँ पे आते जाएगा, ये सॉल्यूशन में आते जाएगा। ठीक है, मेटालिक रॉड से Zn2+ आयंस निकल के ये सॉल्यूशन में आते जाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये देखोगे कि कंसंट्रेशन जो होगा ऑफ Zn2+ ions increases in the solution, increases in the solution। इंक्रीज होगा या नहीं होगा बताओ। शुरुआत हाँ, में जो Zn2+ का कंसंट्रेशन था वो मेनली जिंक सल्फेट से आ रहा था, लेकिन अब जिंक, मेटालिक जिंक रॉड जो लिए थे उससे भी Zn2+ आयंस निकल के कहाँ पे आते जा रहे हैं, सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन जो होगा जिंक के आयंस का, वो सॉल्यूशन में धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि द मेटालिक रॉड and the solution has equal and opposite charge। ठीक है, मेटालिक रॉड और सॉल्यूशन, इन दोनों को मिला के एक हमेशा दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। मेटालिक रॉड में देखो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और सॉल्यूशन में क्या हो गया, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिख रहा है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया, क्योंकि जिंक के आयंस जो है वो धीरे धीरे किस में जाते जा रहा है, मेटालिक रॉड से निकल के वो सॉल्यूशन में जा रहा है। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, और रॉड में किस किस चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है बताओ तो। इलेक्ट्रॉन्स आने से रॉड में कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, बोलो। इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से रॉड में कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव। अरे रॉड में यहाँ दिख रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज तो उसका निकल गया ना, Zn2+ आयंस पॉजिटिव चार्ज, Zn2+ आयंस वो निकल के कहाँ पे जाते जा रहा है, वो सॉल्यूशन में जा रहा है। तो हाँ, तो तो वहाँ रॉड तो में कौन सा सिर्फ चार्ज बच गया, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज जो होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा। सॉल्यूशन के पास क्या होगा, सॉल्यूशन हैज Zn2+। एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एंड मेटालिक रॉड हैज एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रहा है सबको, हैज यस सर। एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना उसी समय। ये बात समझ में आ गया यहाँ तक।
सारा नोट करते जा रहे हो ना पॉइंट तुम लोग? यस सर। तो मेटालिक रॉड में क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तब मेटालिक रॉड में अगर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर मेटालिक रॉड एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, क्योंकि मेटालिक रॉड में क्या है कि नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया। नेगेटिव चार्ज ज्यादा आने का मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ अगर बिहेव कर रहा है ये, तो मेटालिक रॉड हैविंग एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनोड। और इसको मेटालिक रॉड को बोला जाता है, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जिस रॉड पे आ जाएगा उसको बोला जाता है एनोड। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस में। नेक्स्ट पॉइंट है, there develops a potential difference between solution and metallic rod and it is called electrode potential। ठीक है, क्योंकि देखो मेटालिक रॉड में एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, तो जहां भी अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा, तो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये पहला वाला कौन सा केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं? फर्स्ट केस क्या है कि जब मेटल का टेंडेंसी क्या है, मेटालिक रॉड का टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने का ज्यादा है। तो ऑक्सीडाइज होने का ज्यादा है तो मतलब कौन सा प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा इस केस में, सॉल्यूशन या ऑस्मोटिक? बताओ। सॉल्यूशन प्रेशर। हाँ, तो सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेशर अगर ग्रेटर है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसका इक्वेशन कि जिंक जो है अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है Zn2+, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पहला केस है। लिख लियो ये सारे पॉइंट, नोट कर लो, इसको नोट करके बताओ। हो जाएगा तो बोलना। हेलो हो गया सर। अमृत, हाँ सर। लिख लिए हो? हाँ सर। हाँ सर। चलो, ये कौन सा केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं? पहला वाला केस में क्या है, सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर है या ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर है? सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर। अब केस 2 में क्या होगा बताओ? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, तो केस 2 में हम लोग ये ले रहे हैं कि व्हेन मेटल हैज, हाँ बोलो। सर ये लास्ट वाला पॉइंट लिखा है ना फर्स्ट कंडीशन का, वो थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। सर इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट
पोटेंशियल डिफरेंस वाला। हाँ ये तो देखो, कहीं भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा कहीं भी प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली वहां पे एक पोटेंशियल तो डेवलप होगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बनेगा ही ना। ये पढ़ रहे हो ना अभी तुम लोग, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो ना। यस सर। हाँ, तो कहीं भी अगर अपोजिट चार्ज अगर प्रेजेंट होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है या नहीं। उसी तरह यहाँ भी है, मेटालिक रॉड पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पे ऑब्वियसली अगर चार्ज डेवलप होगा तो ऑब्वियसली वहां पे क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। और उस पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। यस सर। चलो, तो वो पहला केस लिए थे जब मेटल का टेंडेंसी जो था वो ऑक्सीडाइज होने का ज्यादा था। अब सेकंड केस हम लोग ये ले रहे हैं कि मेटल हैज मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, मतलब यहाँ पे रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो इस केस में हम लोग ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर वाले का। ठीक है। इस केस में यहाँ पे कॉपर रॉड लिए हम लोग। ठीक है। और ये सॉल्यूशन कौन सा लेंगे हम लोग, कॉपर का ही सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे टेंडेंसी क्या है इसका, रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, बताओ तो। गेन होगा। गेन होगा सर। तो इलेक्ट्रॉन का गेन एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि ये सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस पहले से प्रेजेंट है ना, सॉल्यूशन में Cu2+ के आयंस होंगे ना, ये क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करते जाएगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है। मेटल से जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मेटालिक रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और ये कॉपर 2 आयंस जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन सबको रिक्वायर्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सारे क्या होते जाएंगे, यहाँ पे रिड्यूस होते जाएंगे। तो आफ्टर सम टाइम देखोगे यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का डिपॉजिट मिल जाएगा, कॉपर का डिपॉजिट धीरे धीरे तुमको नीचे वो मिला हुआ मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे कॉपर डिपॉजिट होते जाएंगे। अब देखो, अगर मेटालिक रॉड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब मेटालिक रॉड में तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, होगा ना। अगर मेटालिक रॉड में इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है तो कौन सा चार्ज डोमिनेट कर जाएगा अंदर, बताओ। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर गया। और वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है सॉल्यूशन के कॉपर आयंस को गेन करके किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, कॉपर में। कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन हो रहा होगा, Cu2+ एक्वस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, दिख रहा है ना। और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे मेटल का ज्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने से ज्यादा टेंडेंसी किस चीज का है, रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसमें बताओ तो कौन सा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक या सॉल्यूशन प्रेशर। हाँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। अब इस बार बताओ, मेटालिक रॉड में कौन सा चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव। तो मेटालिक रॉड हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैज एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, whereas solution has extra negative charge। ठीक है। सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मेटालिक रॉड में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड acts as a sink of electron। sink of electron समझते हो? नो सर। नो सर। बोलो जल्दी। नहीं सर। सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है वहां पे। ऑब्वियसली उस रॉड में तुमको दिख रहा होगा, उस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। तो उस रॉड में इलेक्ट्रॉन का
ऑब्वियसली डेफिशिएंसी होगा ना, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होते जाएगा उस रॉड में, कम होते जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर धीरे धीरे कम होते जा रहा है तो उसी को बोलते हैं हम लोग वो सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है उसमें, उस रॉड में इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का कमी जिस रॉड में होता है उस रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट है उस रॉड को क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड। एनोड बोलेंगे। जैसे फर्स्ट वाले केस में वो एनोड था क्योंकि वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था रॉड में, और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसको बोलेंगे कैथोड। और यहाँ भी क्या होगा देखो, मेटालिक रॉड में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है और सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा या नहीं होगा। यस हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें भी वही ठीक है, नाम, क्या चीज, इसमें भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बोलेंगे। हाँ तो इलेक्ट्रोड की वजह से ही जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये दो टेंडेंसी होता है, कोई भी अगर मेटालिक रॉड को उसके सॉल्यूशन में प्लेस करोगे, ये दो केस पॉसिबल है। पहला कि वो मेटालिक रॉड ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी अगर ज्यादा होगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा। सेकंड केस क्या बनता है, अगर रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा तो वो रिड्यूस होगा। इसमें ये वाला दोनों केस हम लोग देख लेंगे, नोट कर लो इसको जल्दी से। सर इस रिएक्शन में दोनों सम पॉसिबल है ना सर? क्या पॉसिबल है दोनों, ये रिएक्शन है जिंक और कॉपर वाला, तो ये दोनों मतलब उस दोनों मतलब ये बता रहे हैं देखो, दो टेंडेंसी हमेशा रहता है और सॉल्यूशन प्रेशर भी रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों टेंडेंसी रहता है। लेकिन कोई एक टेंडेंसी जो है हर एक मेटल के केस में कोई एक टेंडेंसी डोमिनेट करता है, दोनों इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, तो जिस केस में सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा वहां पे रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हर एक मेटल के केस में दोनों टेंडेंसी रहता है हमेशा, लेकिन कोई एक टेंडेंसी क्या होगा, डोमिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, वो मेटल टू मेटल वैरी करता है। ठीक है, डोमेंसी उसका सर मेटल के अथी पे डिपेंड करता है ना सर, हाँ हाँ वो मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा। प्रॉपर्टी। ठीक है, तब इसके बेसिस पे बताओ तो कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोड हमको मिल गए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। 2। ठीक है, पहला हो गया कैथोड। कैथोड में बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा था, ऑस्मोटिक या सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक। हाँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट एनोड में क्या था बताओ, सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कैथोड वाले में कौन सा चार्ज था बताओ, कैथोड वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा था या रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन। रिडक्शन। कैथोड में हो रहा है रिडक्शन। क्या आवाज कहाँ पे, हेलो हाँ सर, क्या हुआ, आवाज आ रहा है उधर से, किसका, मशीन का। किधर से आवाज आ रहा है, अभी भी आ रहा है। नहीं सर, अब नहीं आ रहा है। चलो ठीक, तो कैथोड में देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, और वहां पे क्या हो रहा है, इस केस में रिडक्शन होता है और रिडक्शन होगा। अब देखो कैथोड वाले में कौन सा चार्ज था, कैथोड जिसको बोल रहे थे उसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज था, एक्स्ट्रा पॉजिटिव या एक्स्ट्रा नेगेटिव, एक्स्ट्रा पॉजिटिव। एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। तो ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा कैथोड पे। और कैथोड को हमेशा हम लोग राइट हैंड साइड में रखते हैं, जब अभी गैल्वेनिक सेल हम लोग बनाएंगे तो उसमें राइट साइड में रखेंगे। ये ध्यान रखना, ये सारा कैथोड से रिलेटेड है। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा होगा, रिडक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और राइट हैंड साइड में इसको प्लेस करेंगे हम लोग। उसी तरह एनोड में क्या होगा, कौन सा प्रेशर ग्रेटर है, सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर है, तो इस केस में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा,
और एनोड वाले में देखो रॉड के ऊपर क्या था, एक्स्ट्रा पॉजिटिव या एक्स्ट्रा नेगेटिव? एक्स्ट्रा नेगेटिव। तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज था, और इसको हमेशा हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे? लेफ्ट हैंड लेफ्ट। साइड में प्लेस, ठीक है, लेफ्ट साइड में इसको प्लेस करेंगे। और तीसरा एक और टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, उसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इनर्ट या फिर नल इलेक्ट्रोड। इसका मतलब इस केस में क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर इसमें ग्रेड दोनों इक्वल हो जाता है। अगर मान लो किसी केस में ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर इक्वल हो गया, तो उस केस में ना तो ऑक्सीडेशन होगा और ना ही रिडक्शन होगा। उस केस में कोई रिएक्शन हो रहा होगा क्या? अगर ये दोनों प्रेशर इक्वल हो गया तो ना तो वो ऑक्सीडेशन होगा उस रॉड का, ना ही उस रॉड का रिडक्शन हो रहा होगा। तो वहां पे वो बिल्कुल इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। इनर्ट मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस टाइप का रॉड कौन कौन सा होता है बताओ तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में? प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, ये इनर्ट है, ठीक है, ये सब एग्जांपल ध्यान रखना। या फिर ग्राफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, ये भी इनर्ट है। ये सब इनर्ट का एग्जांपल, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड समझ में आ गया ना? उसमें दोनों प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब वहां पे ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना ही रिडक्शन होगा, मतलब कोई भी रिएक्शन वहां पे नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल वो इनर्ट हो जाएगा। तो उस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड या फिर नल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ सर। हो गया ना? यस हाँ चलो अब देखो, ये यस दोनों केस हम लोग केस 1 और केस 2, अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। इन दोनों को कंबाइन करने से एक सेटअप बना, क्योंकि एक पहले वाले केस में देखो जिंक का रॉड जो लिए थे उस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका, ठीक है। और दूसरा वाला केस जो हम लोग कॉपर का रॉड लिए उस केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन हो रहा है। अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर दिए तो एक रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा हमको, बोलो रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? हेलो, हाँ सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट कर लियो ना इसको। हाँ सर। चलो तब इसको हम लोग दोनों को कंबाइन करके एक गैल्वेनिक सेल का हम लोग क्रिएशन कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कैसे बनेगा। तो दोनों सिंपली क्या करना है, दोनों को मिला देना है। अब दोनों अलग अलग ही सेटअप रहेगा, दोनों को ज्वाइन करना है बस। देखो पहला वाला सेटअप जो हम लोग लिए थे, ठीक है, इसको ड्रॉ करो। पहला वाला जो सेटअप ले रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग कैथोड और एनोड देखो लेफ्ट हैंड साइड में किसको प्लेस करेंगे, कैथोड को या एनोड को? एनोड को। एनोड को। तो एनोड वाला रॉड कौन सा था, कॉपर का या जिंक का? कॉपर। नहीं नहीं, जिंक का। एनोड वाला रॉड कौन सा था, जिंक का था ना? जिंक तो का था। लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको किसको रखना होगा, जिंक जिंक वाले को। रॉड को रखना होगा, ठीक है। तो ये जिंक वाला रॉड यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ZnSO4 का सॉल्यूशन है, जिंक SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा बताओ, माइनस चार्ज आता है एनोड पे। अभी देखें हम लोग एनोड पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये माइनस इधर रख दिए। और राइट हैंड साइड में हम लोग प्लेस करेंगे कैथोड को। कैथोड वाला रॉड था कॉपर वाला रॉड, कॉपर वाले सॉल्यूशन अलग को, अलग कंटेनर में सर। हाँ तो दोनों हमको ऑब्वियसली लगा अलग अलग कंटेनर, हम तो सर अलग अलग कंटेनर तो किधर भी रखा जा सकता है ना? क्या
कंटेनर तो किधर भी रखा जा सकता है, उसको लेफ्ट में भी रखे तो क्या दिक्कत था? नहीं तो ये हर एक का एक तरीका होता है ना, एक ये नॉर्म हम लोग फॉलो करते हैं, इसमें अच्छा कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ठीक है। एनोड को हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं और कैथोड को राइट हैंड साइड में, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये है लेफ्ट राइट हैंड साइड में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर रॉड ले लिए, ठीक है। और ये रॉड है Cu रॉड, और ये जिंक का रॉड है Zn रॉड। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बताओ? पॉजिटिव। प्लस चार्ज आएगा, और ये कैथोड है, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट किए हम लोग, यहाँ पे एक बीच में हम लोग बल्ब लगा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे हमको पता चल सके कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रहा है। अब इस साइड में एनोड वाले में कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और कैथोड वाले में कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इन दोनों को एक और एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, जिसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। वो बताएंगे अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसको पहले ड्रॉ करो। इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप का रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये पहले ड्रॉ कर लो। हो गया? हाँ सर हो गया। अब हाँ सर। बताना इस चलो इस प्रोसेस में बताओ, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में हो रहा है? कौन सा प्रोसेस? केमिकल इलेक्ट्रिकल में। हाँ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे देखो एक पोटेंशियल डेवलप होगा ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जैसे ही इन दोनों को हम लोग दोनों को कनेक्ट कर देंगे, तो इन दोनों को कनेक्ट करने से दोनों में ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, तो दोनों की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और पोटेंशियल डेवलप होने से एक करंट फ्लो करेगा। करंट का डायरेक्शन किधर से होगा बताओ? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस साइड से होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? सर पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? कैथोड से किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। पढ़े होगे ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो फ्लो कहाँ से करेगा? एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में किसके पास है बताओ? एनोड के पास। एनोड के पास। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एनोड से कैथोड होगा। तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? कैथोड से एनोड की तरफ। तो इस टाइप का डिवाइस जहाँ पे देखो दोनों को कनेक्ट कर दिए, तो एक हमको कंप्लीट सर्किट मिल गया हमको। और इस टाइप के डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टाइप के डिवाइस को बोला जाता है गैल्वेनिक सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पे ये लिख लेना
कि a device which converts chemical energy into electrical energy is called galvanic cell. ठीक है, या फिर इसी को देखोगे वोल्टाइक सेल भी लिखा हुआ रहता है बहुत जगह, वोल्टाइक सेल, या फिर इसको रिडॉक्स सेल भी बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों नेम जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस टाइप के सेटअप को या उस टाइप के सेल को हम लोग बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। तो इसमें देखो यहाँ पे दो कंपार्टमेंट बन रहा है, एक ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट है और एक रिडक्शन कंपार्टमेंट है। एनोड वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? एनोड वाले में कौन सा रिएक्शन होगा बताओ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का रॉड जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक का रॉड जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि ये आधा ही सेल है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला जाता है। और कैथोड में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन। तो कैथोड में कॉपर 2+ एक्वस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन उसका गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे, इन दोनों को कंबाइन करके नेट रिएक्शन बताओ क्या आ जाएगा? नेट रिएक्शन जब लिख रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दो सिंपली। नेट रिएक्शन में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे, ये रिडॉक्स में भी पढ़े होगे तुम लोग। तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए दोनों रिएक्शन को सिंपली क्या कर देना होगा, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को ऐड कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो नेट रिएक्शन क्या बच जाएगा, जिंक सॉलिड और प्लस Cu2+ एक्वस। ठीक है, और इधर क्या बन गया, Zn2+ एक्वस और कॉपर सॉलिड। तो ये हमारा नेट रिएक्शन आ गया दोनों को, इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ऐड करने के बाद ये रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। सर हाँ सर, यहाँ Zn और Cu के अलावा कुछ और हो सकता है? हाँ, कोई भी और दो ले सकते हैं हम, जिसमें वो तो बताया ना कि मेटल ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस करेगा, वो मेटल टू मेटल वेरी करता है। किसी मेटल का टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने का ज्यादा होता है उसके रिड्यूस होने से, तो वो तो उसके वैल्यू पर डिपेंड करता है ना। जैसे जिंक के केस में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब दोनों टेंडेंसी रहेगा हमेशा, हर एक मेटल का दोनों टेंडेंसी रहता है, लेकिन किसी हर एक मेटल में क्या होता है, एक टेंडेंसी डोमिनेटिंग होता है। जैसे जिंक के केस में उसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा है, कॉपर के केस में उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो ऐसे और भी कोई दो मेटल ले सकते हैं हम लोग, जैसे मैग्नीशियम ले लेंगे, तो मैग्नीशियम के केस में भी ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी उसका ज्यादा है। जैसे सिल्वर का रॉड लेंगे तो उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। कोई भी दो ले सकते हैं हम लोग, लेकिन दो अलग अलग लेना होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम ही ले लिए, मतलब दोनों का अपोजिंग टेंडेंसी होना चाहिए। एक अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, तभी तो दो अलग अलग कंपार्टमेंट बनेगा ना, एक कैथोड ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ठीक है, हाँ सर। चलो अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लियो ना, इसको हो गया सबका, हाँ। देख लो। हाँ सर, हो गया। तो इसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये गैल्वेनिक सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक चीज देख रहे होगे,
ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। एक ब्रिज, दो मतलब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को हम लोग कनेक्ट किए हैं एक सॉल्ट के ब्रिज से। एक ब्रिज टाइप का, दोनों मतलब दोनों को ज्वाइन करने के लिए इसको ब्रिज नेम दिया गया है। एक सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया जाता है दोनों को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसका जरूरत क्यों पड़ता है यहाँ पे, देखो इसका फंक्शन क्या होता है। ये सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली होता क्या है और इसका काम क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज हम लोग ऐसे बोलते हैं, इट इज इन्वर्टेड, इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज इन्वर्टेड U tube in which salts such as NaCl, KCl, NaNO3, etc. with अगर पेस्ट इज फिल्ड। अगर पेस्ट मतलब ये एक्चुअली अगर सुने हो, ये बायो में सुने होगे, हाँ सर। क्या होता है ये, बताओ। पानी अपने सोख के रखता है सर। हाँ, ये मतलब सॉल्यूशन को अंदर। विस्कस सॉल्यूशन बनाने के लिए ये यूज किया जाता है, टू प्रोड्यूस विस्कस सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का ये डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, ज्यादा डेंस करेगा उसको, ठीक है। टू प्रोड्यूस विस्कस सॉल्यूशन। अगर पेस्ट हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि डेंसिटी उसका ज्यादा बने रहे, ऐसा नहीं है कि वो आसानी से फ्लो कर जाए, ठीक है। मतलब डेंस रहना चाहिए, इजिली फ्लो नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अब सॉल्ट ब्रिज में देखो हम लोग मेनली वैसा ही सॉल्ट इसमें भरते हैं, NaCl, KCl, NaNO3, मतलब जो आसानी से अपने आयंस में ब्रेक हो जाए। क्लियर है ना। अभी देखेंगे इसका यूज क्या है, फंक्शन क्या क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना कि किस टाइप के आयंस इसमें भरेंगे हम लोग। तो वैसा सॉल्ट हम लोग इसमें डालेंगे जो सॉल्ट जो है आसानी से आयोनाइज हो जाए, आसानी से अपने आयंस में वो ब्रेक कर जाए, ठीक है। अब फंक्शंस हम लोग देख रहे हैं, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या फंक्शन है। पहला काम देखो, सॉल्ट ब्रिज ये करता है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट को ये इंटरनली ये कंप्लीट करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of the cathodic and anodic compartment। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कैथोडिक एंड एनोडिक कंपार्टमेंट। देखो एक्चुअली होता क्या है, इसको लिख लिया, पहले ये 2 पॉइंट लिखो फिर एक्सप्लेन करते हैं। हेलो, हो गया क्या? हाँ सर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली जब शुरुआत में हम लोग सेल अगर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल को शुरुआत में यहाँ पे देखो सॉल्ट ब्रिज का जरूरत क्यों पड़ता है। देखो शुरुआत में जब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया तो इनिशियली देखोगे ये एनोडिक कंपार्टमेंट जो है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें देखोगे जिंक के सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, बताओ तो। जिंक के सॉल्यूशन में पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है,
और उसी तरह कॉपर के सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो क्या होता है कि शुरुआत में तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आएगा, धीरे धीरे जैसे सेल में फर्दर रिएक्शन होते जाएगा तो धीरे धीरे जिंक के सॉल्यूशन में देखोगे पॉजिटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, और उसी उसी टाइम कॉपर वाले की सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। बहुत टाइम बाद क्या होगा कि इस केस में तुम्हारा जिंक के केस में जिंक सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो फर्दर और पॉजिटिव चार्ज को रेसिस्ट करने लगेगा, क्योंकि आफ्टर सम टाइम जब मान लो आधा घंटा सेल काम कर चुका है, आधे घंटे के बाद वहां पे पॉजिटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने लगता है। समझ में आ रहा है ना? फर्दर वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने लगेगा। वही सेम केस इधर भी होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो फर्दर और भी नेगेटिव चार्ज को आने नहीं देगा, वो फर्दर वहां पे रिपल्सन होने लगेगा। तो अगर ऐसा केस हो गया तो अगर मान लो ये अगर पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने लगे, उसको रेजिस्ट करेगा, तब फिर तो ये रिएक्शन हो पाएगा क्या? वो तो सॉल्यूशन में एक दूसरे को रिपेल करेगा ना। क्या चीज? सॉल्यूशन में इधर दोनों में ना रिपेल करेगा। हाँ, तो सॉल्यूशन में अगर रिपेल करेगा, ऑब्वियसली सॉल्यूशन में ही रिपेल हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ। अगर ये जिंक के आयंस को सॉल्यूशन में आने ही नहीं दे रहा है तो फिर रिएक्शन हो पाएगा क्या, फर्दर आगे बढ़ पाएगा क्या? अब तो पूरा भर गया तो और हेलो, मैं समझ रहा सर, एक बार फिर से बताइए ना। देखो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे मान लो अभी शुरुआत में सॉल्यूशन में क्या है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, जिंक के सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है ना, और कॉपर के सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। अब धीरे धीरे जैसे मान लो 5 मिनट बाद क्या हो गया, और भी पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा, जिंक के रॉड से Zn2+ आयन बनते जाएगा और वो सॉल्यूशन में आते जाएगा। तो धीरे धीरे जिंक के सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेशन बढ़ते गया, और उसी तरह धीरे धीरे कॉपर वाले सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा। होगा? हाँ सर। अगर ये कंसेंट्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव का इंक्रीज हो गया, तब 10 मिनट बाद मान लो और इंक्रीज हो गया, तब एक टाइम ऐसा हो जाता है कि इंक्रीज हो जाने इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कि वो फर्दर जो है जिंक के आयंस को और आने नहीं देता, वो उसको रिपेल करने लगेगा। मतलब यहाँ से जो जिंक के आयंस आ रहे हैं ना, जो जिंक के आयंस यहाँ रॉड से निकल के और आने ब्लॉक हो जाएगा, वो उसको रेजिस्ट करने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट हो गया है। ठीक है, वो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करने लगेगा, उसको रोकेगा आने से। तो अगर वो उसको सॉल्यूशन में आने से रोकेगा तो फिर वो रिएक्शन हो पाएगा क्या वहां पे? नहीं होगा। और रिएक्शन अगर नहीं होगा तो फिर सेल क्या होगा, धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देगा, मतलब सेल अचानक से बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा क्या वहां पे? तो सर मैंने जो अभी रुक गया है, तो अभी इसमें मैंने कि सॉल्यूशन में है ना सर, तो जब जैसे ये धीरे धीरे यूज होगा उसके बाद फिर आएगा। हाँ, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस समय सेल स्टॉप हो जाएगा ना, मतलब कंटिन्यूअसली सेल नहीं काम करेगा। समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअसली वो काम करता हुआ नहीं रहेगा। आफ्टर सम टाइम आधा घंटा या मान लो 1 घंटे बाद वो क्या हो जाएगा, सेल अचानक से बंद हो जाएगा। बंद हो जाना चाहिए। अगर मान लो हम लोग ये सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते तो वो बंद हो जाता है, यहीं पे सॉल्ट ब्रिज का काम आता है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज जो है उसको बंद होने नहीं देता। ये समझ में आ रहा है ना कि वर्किंग क्यों बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि सॉल्यूशन में इसमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाता तो वो उसको रेजिस्ट करता, फर्दर जिंक के आयंस को सॉल्यूशन में नहीं आने देता, और उसी तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो फर्दर और नेगेटिव चार्ज को सॉल्यूशन में आने नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका काम पड़ता है, सॉल्ट ब्रिज का काम पड़ता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, देखो सॉल्ट ब्रिज में क्या है, सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है ना। जैसे मान लो NaCl अगर हम लोग यूज किए हैं, तो NaCl में Na+ आयंस भी है और Cl- आयंस भी है ना। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है कि अगर मान लो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है
तो ये क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस साइड से कौन सा चार्ज भेज देता है, नेगेटिव चार्ज भेज देता है। और यहाँ पे अगर इस सॉल्यूशन में अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा आयन को भेज देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन को भेज देगा। तो ऑब्वियसली जो फर्दर एक्स्ट्रा चार्ज जो बन रहा है उसको वो धीरे धीरे क्या करते जाता है, न्यूट्रलाइज करते जाता है, ताकि सेल आसानी से स्मूथली फंक्शन करते रहे, कंटिन्यूअसली फंक्शन करते रहे। बात समझ में आया? तो यही है सॉल्ट ब्रिज का काम। तो इसको लिखा दे रहे हैं, वर्ड्स में लिखा दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना? तो इसमें लिखो, इसको नोट कर लो, तो यहाँ इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हेन द सेल, साथ में ही लिखते जाओ इसको, ठीक है। व्हेन द सेल इज कंस्ट्रक्टेड, ZnSO4 solution becomes positive charged and CuSO4 solution becomes negative charge. After some time, ZnSO4 solution will resist the entrance of positively charged Zn2 plus ions and CuSO4 solution will resist the entrance of negative charge. Therefore, the cell should stop working after some time. After some time. But यहीं पे सॉल्ट ब्रिज का काम आता है। बट the ions present in the salt bridge neutralizes the extra charge present in each compartment. ठीक है, तो इसको लिख लो, इससे क्लियर हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि Cl माइनस जो है न्यूट्रलाइजेस द extra positive in NO. ठीक है, यस सर। हो गया। अब समझ में, अब क्लियर हो गया ना सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। पढ़ लो एक बार पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा।
तो ये क्या करता है, दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। जैसे मान लो कैथोडिक कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा हो गया तो वो नेगेटिव वाले आयंस को भेज के उसको न्यूट्रल कर देता है, और कैथोडिक कंपार्टमेंट में अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो वो पॉजिटिव आयन को भेज के उधर न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दोनों साइड ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है ताकि सेल जो है वो काम करना बंद नहीं करे, वो कंटिन्यूअसली काम करता रहे। करते रहे। ठीक है। हम्म, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं रहेगा तो क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद सेल अपने आप अचानक से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलना, इसमें लिख लो इसको। लिख लिया सर। हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। हेलो, हाँ सर। हो गया सर। लिख लोगे तो बोलना। लिख लिए। हो गया है सर। हो गया सबका? हम्म, चलो फिर ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। देखो कोई डाउट नहीं है ना आज के क्लास में, देख लो शुरुआत से। कोई डाउट है क्या? कहीं भी किसी भी पार्ट में डाउट है तो पूछ लो। है? नो सर। नहीं सर। चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा इसका। ठीक है, आज तो थ्योरेटिकल ही था सर। इसको भेजना है क्या पीडीएफ? नहीं, लिख तो लिए। हाँ लिख लिया सर। चलो ठीक है, भेज देते हैं जो नहीं किया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे हम लोग।